बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FAR 1 में हमारी बेसिक अकाउंटिंग की आज तीसरी क्लास है और हम लोगों ने जो है डबल एंट्रीज तक जो है वो हम पहुंच गए थे। बैठिए बैठिए। कुछ सवालात दिए थे हैंडआउट से। हैंडआउट आपके पास जो है ऑनलाइन वालों को जो है ग्रुप पे मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं पेज नंबर 2 पे। हैंडआउट का पेज नंबर 2। तो टर्न बाय टर्न जो है एक एक एंट्री जो है वो आप लोग बताते जाइएगा ताकि जरा सबका जो है ये पता भी चल जाएगा जिसने बनाई है। हाँ अब्दुल्ला स्टार्ट करो जरा। फर्स्ट, Zahir started business with cash for 1,40,000 and furniture 15,000. कितने से? 55,000 ना? 1,55,000। एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट रिकॉर्ड जरा देख लो, चेक कर लो। कैश डेबिट करा है, फर्नीचर भी डेबिट करा है, बनाइए आप लोगों ने, और कैपिटल को आपने क्रेडिट करा है, दैट इज 15,000। नेक्स्ट, तुम लोगों ने पढ़ी है पहले अकाउंट भाई? देखो जरा, ट्राई करो जरा एंट्री नंबर 2। नहीं, ये फर्नीचर आपका जो है एसेट है जो हमने बताया था। इससे के एक्सपेंस बार बार रिकरिंग देना पड़ता है। फर्नीचर तो एक दफा ले लिया तो वो एसेट है, एक्सपेंस में नहीं आएगा। फर्नीचर की नेचर आप लिख लो, एसेट है। और दो तुमने सेपरेट एंट्री बनाई है, और फर्नीचर को भी डेबिट करके कैपिटल क्रेडिट करोगे। ये ओनर लेकर आया, बिजनेस के पैसों से नहीं आया है। नहीं, यही बात समझे? ये दोनों चीजें हैंडआउट में देखो जरा। ओनर क्या क्या चीजें लेकर आया? कैश लेकर आया और फर्नीचर लेकर आया बच्चे। कैश आई थिंक मेरे ख्याल से 1,40,000 लाया है और 15,000 का मेरे ख्याल से फर्नीचर लाया। ये फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है। फर्नीचर की नेचर क्या है बच्चों? एसेट है। व्हाट इज द डिफरेंस? एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर फर्नीचर के लिए भी खर्चा तो करना पड़ा होगा ना? ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक दफा किया जाए और उससे फिर बेनिफिट आता रहे, लंबे अरसे तक क्या आता रहे, बेनिफिट ड्राइव करते रहे, तो वो फिर किस नेचर में आएगा? एसेट। लेकिन वो तमाम चीज जिसके अंदर आप पे करते हो और फिर बेनिफिट आना बंद हो जाता है, फिर वापस से रिन्यू करना पड़ता है, तो फिर आपको बेनिफिट मिलता है, फिर वापस से कट डाउन हो जाता है। यानी उस बेनिफिट को लेने के लिए आपको बार बार पेमेंट करनी पड़ती है, एक से साल में कई मरतबा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके स्टाफ को आप सैलरीज देते रहोगे तो जॉब पर आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। यूटिलिटी का बिल हम पे करते रहेंगे, यूटिलिटी का बिल अगर हम लाइट का बिल पे करते रहेंगे तो लाइट आती रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देते रहेंगे, पेट्रोल डलवाते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। अब एक इसको क्लियर कर लें जरा, एक और चीज, जो तुमने मोटर व्हीकल बिजनेस के लिए परचेज करी है वो तुमने सिर्फ एक दफा परचेज करनी है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे आएगा, मैंने शायद कहा था कि इस एक्सपेंसेस की दो टाइप्स हैं। चाहो तो जरा लिख लो साथ साथ तो अच्छा हो जाएगा। वैसे तो बहुत आगे की बात होती है, लेकिन जाहिर सी बात है सारी चीजें कवर करनी है। इस एक्सपेंसेस को, ये हमारे उसमें भी आगे काम आ जाएगा, लेकिन अभी लिख दो एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंसेस की जमा है एक्सपेंडिचर्स। IAS 16 के लिहाज से बता रहा हूँ, आगे कवर हो जाएगा। ये लिखना सबको जरूरी है, जिसको आती है अकाउंट या नहीं आती है ये देख लो, तुम्हारा पहला IAS इसके ऊपर कवर करेगा। एक्सपेंडिचर्स के अंदर दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स, खर्चे। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे, अखराजात। एक का नाम है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक का नाम है, नए पेज में जाके बनाओ, नए पेज में जाके इसका दोनों का डिफरेंस लो। 5 पॉइंट्स हैं बेटा जो IAS 16 ने इन दोनों को, और इससे आगे फिर डेप्रिसिएशन चलता है, वो आगे की बात है। अभी पहले ये लिख लो,
बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें। बस यूं समझ लो इस एक्सपेंसेस की दो काइंड्स हैं, एक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर वापस से डबल एंट्रीज पा देंगे। एक काम ये करना, अब साइड बाय साइड जो है ना नोट्स भी बनाते रहना बेटा। ये देखो पहला पॉइंट लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहला पॉइंट स्टेरिक डाल के लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which give benefits for longer period of time, ऐसा खर्चा जो बहुत लंबे अरसे तक तुम्हें बेनिफिट देता रहे। ये लिख लो, ये नई चीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स which give benefits for longer period of time, longer period of time फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1 साल से ज्यादा के अरसे को कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कतई मतलब कि सिर्फ 1 साल चले, जब तक उससे बेनिफिट ड्राइव होता रहेगा हम उससे बेनिफिट लेते रहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच गिव बेनिफिट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पहला पॉइंट लिखना, आर दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच गिव बेनिफिट्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बीच में नहीं बोलो भाई, आगे और पीछे, बीच में नहीं बोलो, लास्ट मरतबा बोल रहा हूँ। लेक्चर के बीच में मजाक मस्ती नहीं करो भाई। खड़े हो तुम इधर, ये टोपी वाले खड़े हो, खड़े हो जल्दी, खड़े हो, हाँ जल्दी खड़े हो यार, शक्ल क्या दिख रहा है, इधर आओ, उधर जाके बैठो, हाँ उधर। Revenue expenditures are those expenditures which give benefits for shorter period of time. Revenue expenditures are those expenditures which give benefits for shorter period of time. Second point लिखना capital expenditure में, normally in big amounts, millions और billions के होते हैं। Capital expenditures are normally in big amounts. Revenue expenditure में लिखो are normally in small amounts. Revenue expenditures are normally in small amounts. Third point लिखोगे, they are non-recurring in nature. Non-recurring, non-repetitive, बार बार जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होते बच्चे। Non-recurring in nature, इनकी नेचर जो है non-recurring है। Capital expenditure are non-recurring in nature. Revenue expenditure में लिखो they are recurring in nature. बार बार पता नहीं साल के अंदर 365 दिन में कितनी मर्तबा रिकर करना पड़ता है, बार बार इनकर्ड करना पड़ता है। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आगे तुम्हारा कवर होगा, लिखवा अभी दे रहा हूं, प्रॉपर वे में लिखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सारे दुनिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज नॉन करंट एसेट। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट के टाइटल के अंडर में लिखोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स are recorded in income statement. Revenue expenditures are recorded in income statement as an operating expenses. जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ये IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दोनों का फर्क आता है, ये अभी से लिखवा दिया। 5वां पॉइंट लिख लो लास्ट, 5 पॉइंट दोनों के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है।
कॉपी पेस्ट याद कर लेना, बड़ा काम आ जाएगा FAR1 में भी, FAR2 में भी। एक्सपेंसेस, लास्ट पॉइंट लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, आर दोज एक्सपेंडिचर्स which improves the earning capacity of the business. Are those expenditures, capital expenditures are those expenditures which improves the earning capacity of the business. ऐसा खर्चा जो तुम्हारी रेवेन्यू को बढ़ा दे पहले से किसी तरह भी, बाय मीन्स एनी मीन्स, पहले से परफॉर्मेंस बढ़ जाए, which improves the earning capacity of the business is called capital expenditure. Revenue expenditure में लिख लेना, revenue expenditure are those expenditure which are maintaining, which are सिर्फ मेंटेन करते हैं बच्चे वो, which are maintaining the earning capacity of the business. इतने बेतहाशा सवालात देखोगे, साफ पूरी कमेंट्री लिखी हुई आएगी सवाल के अंदर कि कंपनी ने इतने मिलियन का खर्चा करा लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और कभी बोलेंगे कि एक खर्चा हुआ जिससे इनहांस हो गया प्रोडक्शन, इनहांस हो गया प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में 20% इजाफा हो गया, 5% इजाफा हो गया, फौरन समझ जाना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट में ऐड कर दोगे। बात समझ में आई है? फॉर एग्जाम्पल करके लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख लेना फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल्स कोड कर रहा हूं। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्विस चार्जेस, सैलरीज, वेजेस, यूटिलिटी बिल्स, अब जरा गौर से सुनो, पहला पॉइंट लिखवाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच गिव बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Revenue expenditure are those expenditure which give benefit for shorter period of time. Second point में लिखा था they are normally in big amounts, और इसमें लिखा था they are normally in small amounts. They are non-recurring in nature, they are recurring in nature. आपने बिजनेस के लिए एक गाड़ी खरीदी 12-15 लाख रुपए की, स्टाफ छोड़ने के लिए या अपने काम के लिए 12 या 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है तुमने, ये एक दफा खर्चा दे दिया, बस एक दफा आपने कॉस्ट इनकट कर दी। अब इससे बेनिफिट आता रहेगा कई सालों तक, जब तक गाड़ी तुम्हारे पास चलती रहेगी। ये जो गाड़ी हमने परचेज करी है बच्चों, जो हमने मोटर व्हीकल, हमने डिलीवरी वैन जो परचेज करी है, जो ट्रक खरीदा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन उस गाड़ी के अंदर रोजाना डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा, और वो कब तक डलेगा? जब तक गाड़ी, वो जो पेट्रोल का खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके हर 2 महीने बाद जो है सर्विस और ट्यूनिंग होती है, ऑयल चेंज होता है, पता होगा आप लोगों को। अपने ऊपर भी एग्जाम्पल रख के रख लो, तुम लोगों के पास बाईसाइकिल होगी या मोटरसाइकिल होगी या कार होगी, जो कार तुमने खरीदी है या जो तुमने जो है स्कूटर खरीदी है कोई सी भी, वो 50-60-70 हज़ार रुपए की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसके अंदर जो तुम पेट्रोल डलवाते हो और उसके ऊपर जो तुम लोग जो सर्विस और ट्यूनिंग वगैरह करवाते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा बात, ज्यादातर नॉर्मली बिग अमाउंट के होते हैं, 70-80 हज़ार रुपए का प्लांट लिया है, ऑटोमेटिक प्लांट लिया 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का, बिल्डिंग खरीदी है मिलियंस और बिलियंस की,
उस बिल्डिंग में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखा था, चौथा पॉइंट के अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट अपने नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे अभी इसमें आया था कि फर्नीचर लेकर आए हैं, तो ये फर्नीचर जो है अपने नाम से आएगा, फर्नीचर एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आएगा। जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चे। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर which improves the earning capacity of the business. I will give you a very good example, आगे भी याद रख लेना। एक तुमने ऑटोमेटिक प्लांट लिया है मार्कर्स बनाने का, 1 जनवरी को तुमने ऑटोमेटिक प्लांट खरीदा है 70 लाख रुपए का, गौर से सुनना जरा, और वो रोज आना 1000 मार्कर प्रोड्यूस करता है। 70 लाख रुपीस का एक ऑटोमेटिक प्लांट लिया है जिसमें मार्कर्स बनते हैं, रोज आना डेली प्रोडक्शन कितनी है, 1000। जनवरी 1 को परचेज किया है, जनवरी चलाया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त के महीने में वो जो मशीनरी, अभी तो खैर वारंटी में ही दी, बताने का मकसद उसमें लाइंस आने लग गई, वाइब्रेशन करने लग गई मशीन, तो क्या हुआ, कुछ प्रोडक्शन में एरर आने लगा। आपने फौरन जो है जिस कंपनी से परचेज करी थी उसको कॉल करा, उसने कहा कि यार तुमने जनवरी 1 से जो है इसकी सर्विस ट्रेनिंग करवाई थी। हमने कहा यार बिल्कुल भूल गए। बोले बस आप उसको गधे की तरह चलाए जा रहे थे, डेली बेसिस पे 1000 मार्कर बन रहे थे। उसने कहा भाई इसकी सर्विस ट्यूनिंग वगैरह होगी, इसको ऑयल चेंज होगा, इसको सारे नट बोल्ट्स वगैरह टाइट होंगे, 10,000 रुपए की इसकी सर्विस और ट्यूनिंग होगी। ये जो 10,000 रुपए का जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड, लेकिन जो ये 70 लाख रुपए की जो आपने मशीन खरीदी थी वो क्या था। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब जरा गौर से सुनो, मैं 5वें पॉइंट को आपसे जो है बेसिकली बात कर रहा हूँ। वो जब सर्विस ट्रेनिंग कर रहा था उसने कहा कंपनी ने सर एक नया मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। अच्छा भाई वो क्या है सर, वो 1 करोड़ रुपए की मशीन है। यार हमने तो अभी 70 लाख रुपए की ली थी। सर वो एक दिन में 1200 मार्कर पर डे प्रोड्यूस करती है, वो थोड़ी हैवी मशीनरी है, उसमें बड़े स्पॉकेट और बड़े हॉर्स पावर की मशीन लगी हुई है, और हमारी मशीन कितनी करती है, 1000 मार्कर पर डे। हमने ऐसे ही पूछ दिया यार क्या हमारी मशीन इसमें चेंज हो सकती है। उसने कंपनी फोन किया, उसने कहा भाई 3-4 पार्ट्स चेंज होंगे, आपकी मशीन भी 1200 मार्कर पर डे प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। हमने कहा कितने का खर्चा आएगा, उसने कहा 30 लाख का खर्चा आएगा। अगर कंपनी ये 30 लाख का खर्चा करवा दे, FAR1 में भरा पड़ा हुआ है बच्चे, याद रख लेना, बार बार कह रहा हूं। पहले कितने प्रोड्यूस कर रही थी जल्दी बताओ, और 30 लाख के खर्चा करने के बाद अब कितने प्रोड्यूस कर रही है। ये 30 लाख को आपको मशीन की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा अगर आप ये करवा देते हो तो। लेकिन अगर आपने नहीं करवाया और आपने 10,000 रुपए की क्या करवा दी, सर्विस, और तो वो किस में जाएगा बेटा, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। आपने देखा होगा बाइक खरीदते हैं तो बाइक जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कुछ लड़के हैं, अगर आपने अपनी बाइक की जो है बाबू भाई से ट्यूनिंग करवाई है, मुल्क के मायनास तो जो है मैकेनिक समझ लो, तो वो 500-1000 रुपए की ट्यूनिंग करवाएंगे। 70 सीसी बाइक जो है 70 सीसी रहेगी। ये नहीं है कि समंदर में घुस जाओगे या बादलों में चले जाओगे, आज बाबू भाई ने ट्यूनिंग करी है तो अच्छी स्मूथ चलेगी, बस यही होगा। लेकिन आपने देखा कुछ कराची में लड़के हैं छिचोरे, वो लेट के चला रहे होते हैं, बैठ के चला रहे होते हैं, एक व्हीली, वो बाइक के अंदर जो है ना कुछ काम करवाते हैं, यानी जिसको वो बोलते भी आल्टर है, दैट इज ऑल्ट्रेशन। वो क्या करते हैं कि जो 50 का बोरिंग का बोर का जो सस्पेंड जो है उसको निकाल के शराट गाड़ी का और कभी कभार मेहरान का भी लगाते हैं। इसको मैं यूं कहता हूँ कि इंसान का सीना चाक करके इंसान का दिल निकाल के हाथी का लगाते हैं। दिल तो दिल ही है ना, किसी का भी लगा दो। मेरा कहने का मकसद, उसके अंदर आपने 20-25 हजार रुपए का खर्चा करवाया, वो बाज़ाहिर तो लग रही होती है 70 सीसी और यू कैन से दैट 125, और उसको जब चलाते हैं वाकई खतरनाक हो जाती है, फिर मरते भी अल्लाह माफ करे ऐसे ही है। तुम में से तो कोई नहीं है ऐसा शौकीन है? नहीं भाई, हमारा काम ही नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। ये तो वो ये
शैतानी चरखा शपाटर। चलो बहरहाल ये जो तुमने ऑल्ट्रेशन करवा दिया और इससे इंप्रूवमेंट हो गई, एक सुजुकी तुमने खरीदी कैरी खुली हुई, कैरी डब्बा, चलो कैरी डब्बा ही होता पता नहीं, उसके अंदर अब आपके पास जो है ना मसला ये आ रहा है कि वो जब तक आप लोडिंग का काम कर रहे थे तब तक बेहतर है, अब आपको उसको लगवाना है स्कूल में। अब बच्चों को बाहर खुला तो रख के नहीं लेके जा सकते माल की तरह के, बैठ जाओ चादर बिछा के। तो किसी ने कहा कि इसके ऊपर जो है ना एक जंगला लगा दो, अंदर सीटें लगा दो, देखा होगा, और एक दरवाजा लगा दो ताकि बंद करके ले जाओ। वरना पहले तो जो सुजुकी थी वो कैरी डब्बा सो कॉल्ड जो वो खुला हुआ था ना। अब आपने ये 50-60 हजार रुपए का खर्चा करवा दिया और बैठने की कैपेसिटी बन गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए कि उसके अंदर कैपेसिटी जो है अर्निंग की कैपेसिटी, वो नहीं करोगे तो स्कूल में भी नहीं लगने वाली थी। तो पहले से परफॉर्मेंस बढ़ जाए। और एक और बात, तुमने नई गाड़ी खरीदी, पागल पागल हो गए, अचानक पूरी W11 की तरह हर जगह लाइटें लगा दी, लाल पीली येलो हर जगह, सही है, वो अब आप लगाते रहो कहीं पे भी लगानी हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस लाइटों से आपको किसी रकात का सवाब नहीं मिलेगा। जितने हजारों रुपए के उसके अंदर जो है तुम जो है वो सीट कवर सीट लगा दो, कुछ भी कर लो, ये एसेसरीज पे जितना भी खर्चा है बेटा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो 700 सीसी गाड़ी या 1000 सीसी गाड़ी 1000 सीसी ही रहेगी। लास्ट एग्जाम्पल, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक लिख के देता है, 200-500 हजार रुपए का खर्चा होता है। तो ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन बाबा जी की 5 वेन्स ब्लॉक हो गई, बोला बेटा ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, 5-7 लाख रुपए का खर्चा होगा, लेकिन आप नए हो जाएंगे, 2-4-5 साल इजाफा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड। वो जो अगर ओपन हार्ट सर्जरी करवा दी तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल। हर रोज तो नहीं होती है मेरे ख्याल से कि रोज आना, चलो भाई आओ काम करवा कर आए। चलो जी आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर बात हमारी क्वेश्चन नंबर 5 पर थी, फर्नीचर लिया और ये ओनर लेकर आया था, थोड़ी सी जगह छोड़ के कैपिटल लिखोगे। $155 रूल्स के लिहाज से बताना जरा। एसेट इंक्रीज हुए, ये भी एसेट इंक्रीज हुआ, बिजनेस में आए, और कौन लेकर आया भाई, ओनर। जो ओनर पैसे जो रिसोर्सेज लेकर आता है उसको क्या कहा जाता है, और व्हेनेवर कैपिटल इंक्रीजेस इन द बिजनेस क्रेडिट रिकॉर्ड, कभी भी वायलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट देखना है इसके बाद, हाँ भाई जरा पीछे तुम पढ़ लो, द सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स ऑन कैश। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, जो नए स्टूडेंट्स आए, क्वेश्चन नंबर 5 हैंडआउट का पेज नंबर 2, 6000। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पढ़ो। हाँ तुमने पहले बनाई है एंट्री, कल की क्लास ली थी। इतना ऐसा सोच रहे जैसे कल ही तो बोल रहा हूँ। हाँ गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं भाई। जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी भाई, आपकी तो कंपलसरी, आपके लिए तो ये क्लासेस रखी हैं भाई। परचेजेस डेबिट, एक एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, परचेजेस की नेचर लिखते जाओ अपने रजिस्टर में। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया। साल के आखिर में इसी परचेजेस की नेचर जो है एसेट हो जाती है, लिख लेना ड्यूल नेचर होता है। पूरे साल परचेजेस की नेचर रहती है एक्सपेंस, पूरे साल परचेजेस की नेचर रहती है। जिस दिन आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, बैलेंस शीट बनाते वक्त, जो स्टॉक साल के आखिरी दिन का रह गया है उसकी नेचर थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। बस ये याद रख लेना, आगे भी बताना था, आगे बहुत मर्तबा वापस रिपीट होगा, तो अभी से सुन लो। हाँ भाई तुम पढ़ना तीसरा।
जल्दी फास्ट बेटा, इतनी दिन। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नाम है किसी का तो सही तरह तो पढ़ो। हाँ वेरी गुड। परचेजेस डेबिट और क्या हुआ है रूल वाइज, क्या हुआ है कोई बताएगा? लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई, यही बनाइए। गुड। आगे अकरम जो है नाम लिख लेंगे। परचेजेस आपने गुड्स परचेज करे और साथ आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट आप पढ़ो भाई, शाबाश, तेज तेज तेज। अकरम को कैश भी दिया है और चेक भी दिया है बच्चों, लाइबिलिटीज। हाँ भाई वेरी गुड बेटा। आगे लाइबिलिटी जब डिक्रीज हुई तो अकाउंट्स पेबल आप कर दोगे व्हेनेवर। अच्छा ऊपर वाले में एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। पहला सवाल है, जरा रूल सीख लो प्लीज, बार बार बोल रहा हूं। और ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, अब आपने अकरम को पेमेंट कर दी है और कैश दिया है और बैंक दिया है। कैश कितना दिया है और बैंक, तो 7,000 रुपए से लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, एसेट भी डिक्रीज हो गया, एसेट भी डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ो फास्ट बेटा, जल्दी तेज। रिटर्न गुड्स टू अकरम, वेरी गुड। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, शाबाश, सही है। एक्सपेंसेस भी कम हो गए, यानी कि परचेज रिटर्न हो गया है। अकाउंट्स, अकाउंट पेबल आप कर दोगे डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की नेचर होती है रेवेन्यू। एक्सपेंस जब कम हो जाए तो वो रेवेन्यू बन जाता है। कितना है? 500। चले आप पढ़े जरा। गुड गुड। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर जरा कोई बता दे। एसेट्स, जो पैसे लोगों से लेने हो, कस्टमर से, अकाउंटेबल क्या रहमान। और सेल्स रेवेन्यू इंक्रीजेस, गुड्स बेचे तो उसके अंदर प्रॉफिट शामिल होगा 25,000। गुड शाबाश। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं। रिसीव, कोशिश करो। गुड सोल्ड आउट करें किससे? रहमान को ना। कितने के बच्चे? 25,000 के ऊपर ही आई थी एंट्री। अब मिस्टर रहमान ने आपको पैसे दिए, क्या दिए? कैश दिया है, पहले कैश दिया है फिर चेक दिया है। टोटल कितने के गुड्स हमने बेचे थे मिस्टर रहमान को? 25,000 के। उसमें से जरा मुझे बताओगे कि 25,000 में से रिटर्न भी हुए रहमान को? वो तो अकरम था ना। ये कौन सी एंट्री नंबर बताना? ये जी है ना, जिसमें आपने गुड्स सोल्ड आउट करने रहमान को ना। जरा देखिएगा, रिसीव फ्रॉम रहमान नहीं, कोई आपने जो है रिटर्न वगैरह नहीं हो। 25,000 में से 15,000 रुपए कैश आ गया, ये साइड में बना लेना बेटा। तो ये 10,000 रह गए मेरे ख्याल से, है ना बैलेंस। और उसमें से आपने कैश कितना दिया? ये बैंक है, ये कैश है। और 8,000 तो कितने का आपको डिस्काउंट देना पड़ा है? डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट। जी बेटा बोलो। इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट लिखा होगा, देखो कल हमने बात करी थी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज। नहीं नहीं ना, बोल रहा है ना, क्यों नहीं पता? इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब क्या घर आके बताएगा? फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बोल तो रहा है कि उसका सेटलमेंट कर दिए ना पूरे अकाउंट को। हाँ तुम्हारी वो बात सही है,
वो आगे आएगा बच्चे, इससे बड़े बड़े चीजें आएंगी बेटा, ये तो कुछ नहीं है। ये से आपने बैंक मिला, कैश मिला है आपको, रिसीव हुआ है, चेक मिला है, सेल्स डिस्काउंट, और यू कैन से दैट डिस्काउंट अलाउड, दोनों चीजें लिख लो, और अकाउंट रिसीवेबल को आपने कम कर दिया। रहमान 15,000 कैश आ गया, 8,500 बैंक आ गया, 1,500 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और अकाउंट रिसीवेबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट को अंडरलाइन कर लो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट को अंडरलाइन कर लो, ये डिस्काउंट है। नेचर वाइज रूल वाइज देखो, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट भी इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, नुकसान हुआ ना हमारा, हमें देना पड़ा, और हमारा एसेट जो है, क्योंकि अब मिस्टर रहमान दोबारा पैसे नहीं देंगे। चलो लास्ट में तो इधर से शुरू करो, तुमने बनाई एंट्री, कोशिश करो, पढ़ो एंट्री तो पढ़ो। बहुत आसान है। जहीर कौन है भाई? ओनर ने क्या करा? मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट और रुपी कैश 5,000 9,000 एंड इक्विपमेंट 15,000। आप जहीर जो है, ओनर से हमने कहा कि भाई पैसे खत्म हो गए, तो वो फर्दर पैसे लेकर आया बिजनेस में, बल्कि ये बनी हुई थी एंट्री, इसी के अंदर क्या करते थे, इक्विपमेंट, देख लो, कैश लेकर आए, कोशिश करो भाई, वेरी गुड, कैश भी आया है बिजनेस में, इक्विपमेंट भी आया है बिजनेस में, और कैपिटल क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट है? 9,000। कितने हुए टोटल? ये कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर बताओ। चलो आई पढ़ो भाई तुम, नेक्स्ट शाबाश। अब क्या हुआ, जानबूझ के वसीम का नाम डाला है इन्होंने ताकि आपको समझ आए। सोल गुड्स टू वसीम लिखा है। कितने के गुड्स बेचते थे वसीम को? और साथ ही फौरन क्या मिल गया बेटा? फौरन चेक भी मिल गया। तो आपका चेक का मतलब इधर क्या है, बार बार कह रहा हूं, पूरे सीए के अंदर डायरेक्ट बैंक डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट कर दोगे। सर ये वसीम जो है यानी कैश सेल्स ही है, जानबूझ के नाम डाला है 8,000। रूल वाइज देखा जाए तो एक एसेट इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। इधर भी एसेट इंक्रीज हुआ था, एक एसेट इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ। ये लिख लो, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट पढ़ो। ये क्या हुआ है, बहुत सारा पैसा जो है सेफ में पड़ा हुआ था, तो बॉस ने बोला भाई थोड़ा सा बैंक में जमा करवा दो। क्या एंट्री बनेगी? शाबाश, बैंक डेबिट। गुड, शाबाश, बैंक डेबिट। एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक एसेट डिक्रीज हो गया। कितना अमाउंट है? एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। चलो के पढ़ना भाई। नेक्स्ट मुनीब भाई, आपने उधार में गुड्स बेचे हैं, ये इसमें जो है एक नई चीज आएगी। देखो हमने जमील को गुड्स बेचे हैं, हमारा एक और भी आगे सवाल बनेगा, और सेल्स क्रेडिट। अच्छा ये हमने उधार गुड्स बेचे हैं ना, 14,000 ना। नेक्स्ट पढ़ो, आपकी होगी टर्न, पढ़ो। नंबर बताओ, एल है ना, आई एंट्री में, एल में। आपके जमील को आपने गुड्स कितने के बेचे? 14,000 के। और माशाल्लाह जमील साहब जो है वो बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि वो आपके पैसे, वैसे कोर्ट से आपको बैंकरप्सी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी फिर आप जो है शहंशाह बन जाते हो, आपसे कोई भी पैसे नहीं ले सकता।
लेकिन एक बड़ी डिटेल होती है, आपके पूरे खानदानों के चारों तरफ के जो है पहले सर्च करते हैं, कोई प्रॉपर्टी तो नाम पे नहीं है, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ। इसके बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑफिशियली बैंकरप्सी का, तो इसका मतलब ये है कि अब उस बंदे से कोई भी पैसे नहीं ले सकता। तो सर हमारा इधर क्या रूल है, यानी आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा डूब गया। इसीलिए कहते हैं वाइल स्टार्टिंग अ क्रेडिट सेल्स, तो सबसे पहले जानकारी कर लो जिसको आप गुड्स सोल्ड आउट करने दे रहे हो, उसके बिजनेस को देख लो, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देख लो, उसका लेन देन देख लो, उसका टर्म्स एंड कंडीशन देख लो, उसकी गुडविल देख लो, मार्केट में कैसा बंदा है। लेकिन क्या है, सिर्फ लालच की ब्याह पे हम चीजें बेच देते हैं। ये जितना भी फ्रॉड है ना, ये मसला यही है कि आपको सबसे पहले शीशे में उतारेगा और इसके बाद सुला देगा। आपको बस उसके लिए थोड़ा सा मुत्तकी और परहेजगार बनना पड़ेगा, बहुत ही चापलूसी वाला काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 2022 में ऐसा फ्रॉड करने का तरीका बताऊं कि तुम रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी शाहरुख खान जैसी। तुमने माल खरीदा, इसलिए कि हमारा भी एक्सपीरियंस है इसके अंदर, एक छोटे से बिजनेस है इधर तारी रोड पे, तो ये चीज है। लेकिन शुक्र है हमारे उसमें क्रेडिट का काम नहीं है, हमारे डायरेक्ट जो है एंड कस्टमर से गुड्स होते हैं। समझाने के लिए, ये ज्यादातर कहाँ से होता है, जब सप्लायर जिससे हम जो है होलसेलर से लेकर आते हैं। अब उससे क्या करा, आपने पहले माल खरीदेगा, वो आप बड़ा कड़क आदमी है, वो आपको उधार नहीं देना चाह रहा, वो पहले थोड़ा सा उधार देगा। आपने आपसे कहा कि भाई 20 दिन में पैसे दे देना, आपने 17वां दिन में ही जाके पैसे दे दिए, कहीं से भी लाए उसको दे दिया, उसको खुश रखा, पूरा 1 साल चलाया। वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता था, तो 20,000 का गुड्स देता था। फिर आपके जो है अगले साल जो है आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगे, आहिस्ता 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 थोड़ा सा कहानियां होती रही। फिर अगले साल आपने कहा यार सिर्फ 20,000 का उधार देता हूँ, मैं तो लोगों से लाखों रुपए का लेता हूँ। उसने कहा बेटा कितने का चाहिए बताना, अब थोड़ी दोस्ती बढ़ गई, उसने लिमिट कर दी 2 लाख। बोला पैसे कब दोगे, वही 20 दिन में। वो कहीं से भी लाते हो पता नहीं, उसको बड़ा ट्रस्ट लेते रहे, अगले साल पूरा 2-2 लाख रुपए देते रहे। अगले साल बोलने के यार इतना बड़ा कारोबार है, सिर्फ 2 लाख का उधार दे दो। तो उसकी लिमिट तुमने कर दी 7-8-10 लाख। ये करते करते 5-8 साल तक बिल्कुल रिलेशनशिप बन गई बेहतरीन। फिर एक दिन आपने फोन किया, अबे यार, बोले अरे आपको तो ट्रस्ट ही नहीं है, हालांकि करा था जानबूझ के, यार मुझे बहुत सारा माल चाहिए लेकिन आप तो देते ही नहीं है। बोले कितने का, जितना भी तुम्हारी फैक्ट्री का है। होलसेलर को बोल रहा है, मैन्युफैक्चरर को। उसने कहा भाई मेरी फैक्ट्री में 7-8 करोड़ का माल है। बोल रहा है मेरे को तो इससे भी ज्यादा चाहिए, इतनी लंबी है ना। और दिल में बोला बस आज आखिरी दिन देख लो मुझे ना। और फिर बोलने लगा कि ये मुशर्रफ के दौर में 50 करोड़ रुपए इधर पाकिस्तान कराची के अंदर जो है बोतल गली में, ये मैं दौरा जी के अंदर, मैं उस बराबर वाले घर में पढ़ाता था, पता ही नहीं था, रियल वाकया बता रहा हूँ। 50 करोड़ रुपए लेके भागे थे दोनों भाई। लेकिन क्यों, उनके बाप की लेगेसी थी, 50 साल से बोतल गली में उनकी कारोबार था। वो भाई हाजी साहब का नाम था, हाजी साहब की 2 नरीना औलादे थी। हाजी साहब हो गए ज़ईफ, वो बैठने लगे, उन्होंने कहा बाप की इतनी इज्जत है, थोड़ी दाव पे लगाओ। इतनी इज्जत दी अब्बा ने लिया कि ब्लैंक चेक देते हैं लोग, हर किस्म की बोतलें जो है ना। अब इन्होंने करा क्या, मेरे भी दिमाग में आया कि इन्होंने काम करा क्या। इन्होंने क्या करा कि उसी लेगेसी को लेते हुए सबसे उधार माल पकड़ा, सारी बोतलें पकड़ ली इन्होंने कराची से, जितने भी फैक्ट्री वाले थे, कहां से थे अल्लाह बेहतर जाने। अब इन्होंने करा क्या, ये गए पंजाब, 50-60 करोड़ का माल इन्होंने कैश में, अब किसी को बेचोगे तो वो फौरन तो कैश नहीं देगा, इन्होंने आधे दामों में बेच दी रातों रात, इसलिए भागना था ना। और 25-30 करोड़ रुपए इन्होंने 60 करोड़ की बोतलों को 30 करोड़ में बेचा, कैश पूरा जमा करा। अमेरिका का मल्टीपल वीजा लगा हुआ था, अपनी बीवी बच्चों को उठा के ले गए। ये तो आप गवर्नमेंट से पूछो, ये तो मुझे भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर बड़े, यानी मुझे अच्छी तरह याद है जो लाखों रुपए की ज़कात निकालते थे वो ज़कात खाने वाले बन गए थे। 2 लोग तो उधर ही मर गए थे जब पता चला था कि दोनों बच्चे भाग गए। तो और हजारों बच्चे जो है लोग बाहर खड़े हुए, इससे कि हाजी साहब और उनकी बीवी अंदर ही थे, उनको पता ही नहीं है बच्चों ने क्या करा है।
वो सब बोल रहे ये वाला घर मेरा हो गया, ये बोल रहा है मैं लूंगा, वो बोल रहा है मेरे 5 करोड़ रुपए थे मैं लूंगा, वो देनदार, एजेंसियां, दुनिया के अला बला शला सब खड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं है जो थे, बाकी सब थे, छुरी चाकू टीटियां सब देखे थे। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था, पता नहीं हजारों खानदान इसमें तबाह हो गए थे, तो जिसको लाना चाहे तो वो बाहर से भी पकड़ के ले आते हैं, तुम्हें पता है ये क्या है, करना चाहे तो हर काम हो जाता है बेटा इधर। तो वो क्या है, सिर्फ क्रेडिबिलिटी, 40 साल की उनकी जो दाव पे लगी हुई थी, तो वो उसने स्टेक पे लगाया, सुला दिया। इधर भी वही वाली बात है, जमील भाई को आपने शुक्र है छोटा सा ही दिया था, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ 50 पैसा इन रुपी देगा ना, क्या लिखा है 50 पेंस इन डॉलर ना, यानी 14,000 में से 50 पैसा मिलेगा तुम्हें सिर्फ, जब मिलेगा, जब की बात जब है। अभी तो आप सीधे हाथ से आगे आएगा बैड डेट एक्सपेंस, क्या है, गंदा उधार, बैड डेट एक्सपेंस, बैड पक्का डूब गया बच्चे, बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दे ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दो, मैं तो पीआरसी में बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखवाता हूं, पक्के पक्के पैसे डूब जाएं। एक ही बात है मेरा बेटा, इस पे डिबेट नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल एक ही बात है बेटा। अभी आए, अरे मेरा बेटा इधर से कहां दिख रहा है, आगे पीछे एंट्री से दिख रहा है, हाँ ना, क्या हो गया मुनीब, तो 2-5 साल के बाद मिस्टर जमील की जो है बेटा बड़ा हुआ 18 साल का, चलो स्टार प्लस चला देते हैं पूरा, और वो पैसे देने आया, तो अब बता दो एंट्री बता दो, एंट्री से बताओ ना, 2 साल बाद आया, 10 साल बाद आया, 20 साल बाद जमील का की बीवी, जमील का बेटा जो है पैसे देने आ गया, क्या बात करिए तुमने, वीआईपी, ये हम चल रहे हैं 1998 में और वो 2008 में देने आए, तो बैड डेट को अभी जमाने से बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए। कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हो, कौन कौन से घर की नए नए फॉर्मूले बता रहे हो। मेरा सवाल ये है, ये बात हो रही है 2008 में, पागलों सूखी पी के आए हो लग रहा है, और 2018 में उसकी बीवी पैसे देने आई है। आज बैड डेट कहां से तुम्हें याद आ रहा है, वो तो कब की कट गया, बढ़ गया, खत्म हो गया भाई। Once the books of accounts are closed, they are never reopened. जिस साल आएगा उस साल की क्या एंट्री बनेगी बताओ, जिसको आती है उससे पूछा हूँ, जिसको आती नहीं उसके लिए तो काफ से कच्ची है ना, ये तो जो होशियार बनने उनसे पूछ रहा हूँ। अरे मेरा बेटा, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट, कैश डेबिट जिस साल मिलेगा क्या एंट्री बनेगी, कैश डेबिट बैड डेट रिकवर्ड, और उस साल की अदर इनकम में चले जाएगा। नहीं यही समझे, इसका कोई सीन पार्ट नहीं है, इसको कहाँ जिंदा मतलब क्या कब्र से निकालेगा, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं यही बात समझे, बिल्कुल हो गया है बेटा, लिखो ये एंट्री लिखो भाई। अभी भाई आगे पीछे इतना आगे आगे नहीं जाओ, ये अभी जो है 14,000 में से 7,000 हमारे पक्के पक्के क्या हो गए, इसको लिख दो बैड डेट रिटर्न ऑफ या बैड डेट एक्सपेंस, और मुनीब जिस साल में मिलेगा। हाँ लेकिन एक और बात कर दूं, ये डूबे हैं जनवरी में, फरवरी में डूबे हैं, और अप्रैल मई जून इसी साल के अंदर अगर पैसे आ जाएं फिर तुम्हारी बात सही है। नहीं समझे, अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने से पहले पहले पैसे मिल जाएं तो फिर रीओपन। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। 14,000 में से 7,000 नहीं मिले ना, अभी मिलेंगे ना यार, उसके बाद तो है ही नहीं, उसके बाद अल्लाह माफ करे क्या बोलूं। 7,000 मिल गए बेटा, कभी किसी को बोलना नहीं, बेचारा कमा कमा के देगा। हाँ मेरा बेटा अभी तो मिले ही नहीं है, ये इनको मिल भी गए, इन्होंने खर्च भी कर दिए इन दोनों ने।
अबे भाई ये अकाउंटिंग की लॉ की टर्मिनोलॉजी है कि ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि इसमें से हर एक वेंडर को 50 पैसा इन पेंस मिलेगा। कब मिलेगा? कमा कमा कर देगा। यही बात समझ में? मिले विले नहीं है भाई। तुम लोग अपने घर की कहां से लेकर आते हो कि ये मिल गए, वो बोला आ गए, ये सब कहां अकाउंटिंग में लिखा होता है? हाँ भाई, कहाँ लिखा है? उससे मिलेंगे भाई, अभी मिले नहीं है। इसके अंदर कभी भी एंट्री कैश की नहीं बनती है। उससे जब भी मिलेंगे तो गवर्नमेंट ने आपको ये डिसाइड करा है कि जिसका भी पैसा है, ये इसने बैंक्रप्सी जो है इसको मिल गई है और इसको 50 पैसा इन रुपी आपको जब भी देगा, हर डॉलर में से 50 पैसे का देनदार है। अभी कोई नहीं मिला है। चलो आगे बढ़ो यार, नेक्स्ट बढ़ो। हर डॉलर में से 50 पैसे देगा यार। कभी 25 सेंट भी लिखा हुआ आएगा, कभी 75 सेंट भी लिखा हुआ आएगा। कोई फिक्स थोड़ी है बेटा, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये कब मिलती है? इधर हमारे पॉलिटिशियन इसके ऊपर करोड़ों रुपए देके ये लेते हैं। बिल्कुल शाहरुख खान की तरह फिर घूमता है ना, कोई नहीं, कोई पैसे लेना बुला लूंगा पुलिस को, उल्टा। यानी बेचारे जिसके पैसे है ना, बोले यार पैसे दे दो, उसने जरा धोन दिखाई, तुम पुलिस बुलाओगे। यानी हमारे लॉयर जो है ना, इसके लिए करोड़ों रुपए लेते हैं तुम्हें बैंक्रप्सी का सर्टिफिकेट दिलाने के लिए, यूं डाल के घूमो। समझे? बड़े बड़े इधर फिल्म पड़े हुए हैं। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल किसकी टर्न है भाई? नेक्स्ट तो किसकी टर्न थी बेटा? समझ में आ गई? ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। चलो भाई लास्ट से जरा शुरू करो तुम, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट से शुरू करो। सही है भाई, ये तो डायरेक्ट बता दे, उसको क्या देख रहा है तू? नहीं डायरेक्ट बताओ, अभी देर हो रही है। जल्दी जल्दी। कैश डेबिट, तुम बताओ भाई। शाबाश, सही है। बॉस ने बोला, ओनर ने बोला भाई बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाए। शाबाश। नहीं बैंक 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 में जमा करवाए ना, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। बैंक डेबिट कैश। चलो अब्दुल वकील, जल्दी भाई, सो जाते हो तुम लोग ना। ये अच्छी चीज है भाई, गनी से 12,000 रुपए के गुड्स लिए उधार, है ना? लेकिन उसको लाने के लिए आपने क्या पे करे? ये अच्छी एंट्री है। कंपाउंड भी बना सकता है मेरा बेटा और सेपरेट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एंट्री क्या बनेगी वो बात है। परचेजेस डेबिट, बिल्कुल सही है बेटा। परचेजेस डेबिट कर दिया आपने, और अकाउंट्स पेबल गनी आपने कर दिया क्रेडिट। एक एंट्री, कितने की गुड्स लिए अपने? 12,000 के ना। और उसके ऊपर आपने जो है ट्रांसपोर्टेशन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लिख देना। ट्रांसपोर्टेशन इन लिख दो या इनवर्ड, जो परचेजेस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लगी है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिख लो अपने पास, लिखो सारे लिखो। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कैश गया है। और कौन अभी मुझे कंपाउंड एंट्री बता रहा था बेटा? परचेजेस डेबिट, दोनों सही है बेटा, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, जो लिखना चाहो लिख दो। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इसलिए नहीं लिखा, वही टर्म यूज करा करो जो पेपर में आई हो।
चेंज नहीं करा करो, जादू वादू नहीं दिखाया करो। हाँ, सीए वाले आई कैप को जादू नहीं दिखाना, तुम्हारे साथ जादू करेगा गायब हो जाओगे, पता है। कैरेज इनवर्ड भी लिखते हैं, फ्रेट इनवर्ड भी है, सब सेम है। और अकाउंट पेबल और कैश क्रेडिट, दोनों में से जो आपको खूबसूरत लग रहा है लिख लो भाई। 12,000, ये 200, और ये 12,000, और ये 200। अच्छा ये जरा बताओ, ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया। चलो नेक्स्ट आप पढ़ो, नेक्स्ट शाबाश। वापस पढ़ो। कैश, कैश पे बेचा है बच्चे। तुम्हारा नाम क्या है? नाम कंबर क्या है? एंट्री वापस पढ़ो। शाबाश, सेल्स तो कर दी हमने, क्रेडिट। कैश पे बेची है बेटा? नहीं तो जब नाम आता है, कल बात करी थी हमने, अली लिखा है ना, तुमने खुद तो पढ़ा भी मेरे ख्याल से, किसी बंदे का नाम लिखा है नहीं, तो अकाउंट रिसीवेबल है। जब भी किसी कंपनी का नाम मेंशन हो, किसी पर्सन का नाम मेंशन हो, जिंदगी में याद रख लेना वो उधार है, और आगे मिस्टर अली लिखना जरूरी है। कितना है बेटा? सोल गुड्स टू अली, सोल गुड्स टू ग्लोबल कंपनी, सोल गुड्स टू XYZ कंपनी, सोल गुड्स टू स्टार कंपनी, इसका मतलब ही उधार है। ये इसके अंदर एक अजम्पशन लिया जाता है, याद रख लो। एसेट इंक्रीज हो गया, पैसे लेने हैं, और रेवेन्यू इंक्रीज हो गई। नंबर कौन सा ये एंट्री का? चलो नेक्स्ट पढ़ो भाई, शाबाश। हाँ तुम्हारी टर्न है। ये ऑन अकाउंट काट दो, गलत लिख दिया है। ऑन अकाउंट को गलत, रिसीव कैश सेल्स, ऑन अकाउंट काट दो भाई। कैश डेबिट, अब जरा एक चीज देखो, इस एंट्री को डालने का मकसद, कभी लिखा हुआ कैश सेल्स तो भी यही एंट्री बनेगी, कभी लिखा होगा सोल गुड्स ऑन कैश तो भी यही एंट्री बनेगी। इंग्लिश का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, याद रखना। और कभी लिखा होगा रिसीव कैश सेल्स तो भी यही मतलब है। सबसे पहले बताया कैश सेल्स, सोल गुड्स ऑन कैश, सही है, या रिसीव कैश सेल्स, सब एक ही नाम है। कितना अमाउंट है मुझे? 2,000। चलो नेक्स्ट बेटा, शाबाश, इसको कंप्लीट करवाओ जल्दी, फास्ट, तुम्हारी टर्न है, शाबाश, कोशिश करो। कितनी क्लियर एंट्री लिखी है, कोई बताएगा इसका मकसद? शाबाश कंबर, तुम बताओ क्या समझ में आया है इस ट्रांजैक्शन का, कोशिश करो। देखो सच्ची और साफ बात क्या है, ट्रांजैक्शन खुद पढ़नी पड़ती है, खुद ही दिमाग में लानी पड़ती है, कोई बताएगा थोड़ी यार। जितना ज्यादा जल्दी कर लोगे इतना कंफर्टेबल हो जाओगे यार। तुम लोग भी भाई दोनों मतलब समझो जरा, तुम भी उस्मान, ये जबरदस्त एंट्री। और देखो बच्चों ने क्या एंट्री बनाई, कितना गलत गलत पढ़ते हैं यार। कभी कभार तो ये सोचता हूँ, बोलते हैं सीए करने आए, इंग्लिश तो पढ़ो। हाँ गंबर, क्या मतलब हुआ बेटा? कोशिश कर। कौन सी, सिक्स क्या है? हाँ 6। भाई खामोश जाओ, ये एंट्री का मतलब पूछ रहा हूँ, एंट्री नहीं पूछ रहा अभी मैं। हाँ मतलब जो इंग्लिश लिखी है ना, जो भी जैसा समझ में आया बेटा, थोड़ा बहुत। 6,000 में से, वेरी गुड, और अच्छी तरह से बोलो, बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? चला, सारा डिस्काउंट? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा घूम गया तू।
3500 में सेटल करता है। 6000 में से सिर्फ 3500 रुपए देने आया है, यानी इधर इस 6000 का कोई भी ताल्लुक। सर कुछ समझ नहीं आई बात। तुमने मुझे फोन किया, सर आप 6000 रुपए कब देने आ रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं सिर्फ अभी आज आपको 3500 रुपए दूंगा। क्या बोला मैंने? तो तुमने कहा अच्छा सर आ जाए 3500 रुपए तो दे दें। अब मैं गया, मैं कहा 3500 में से कितना डिस्काउंट देगा? नहीं यही बात समझ में? 6000 में से कंबर कितने सेटल करने गए बच्चे? 3500। सर तो 6000 को क्या करें? घर ले जाना अपने, कोई काम नहीं है। बच्चों ने क्या करा है माशाल्लाह, 6000 में से कितने दिए हमने? नहीं 3500 में से माशाल्लाह चर्च में भी इतना डिस्काउंट नहीं मिलता। कितना आया डिस्काउंट? 2800 का डिस्काउंट लिख कर आ गया। मैंने कहा वाकई यार ये मतलब अगर दो ने भी बना ली ना कामयाब। पता है एसीसी जब सीबीई पेपर लेता है पूरे 6 महीने की एक लिस्ट निकलती है कि कौन सा ऐसा सवाल है जो सारे कराची के अवामुन नास ने गलत दिया है, और वो कौन सा ऐसा एमसीक्यू है सबकी परसेंटेज दिखी भी आती है कि कौन सा है जो सबने हर पागल ने सही कर दिया। बोलेंगे इसको निकालो ये तो पास ही हो जाते हैं ना, यानी कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश की एंट्री बताई होगी। और वो ऐसा कौन सा ऐसा एमसीक्यू है जो माशाल्लाह 100 बच्चों का पेपर हुआ उसमें से 98 ने गलत करा, इसको तो डालो ही डालो। ये तुम्हारा अभी मैनुअल पेपर है, पीआरसी के अंदर जो पूरा तुम्हें पता होगा सारा सीबी हो गए 5 पेपर। और मुझे एक्सपेक्ट बहुत पुराना हो गया, अब ये तुम्हारे कब होते हैं कैफ के, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, वही अभी सेट नहीं हुआ है, तभी इसके लिए तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है। मैनुअल पेपर हो रहे हैं तो अभी होने दो। मतलब कि मेरा एक असेसमेंट ये है कि हम लोगों ने तो 20-25 साल में जितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है उसमें गोरा सबसे पहले इधर लगाता है कि ये सवाल करा था तो ये हमारे एशिया वालों ने इतने गलत करे, इन्होंने इतने गलत करे, उसके सबकी रिपोर्ट होती है, जरूर होती है। ये एक खास बात बता रहा हूँ कि उसके अंदर वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, आईएएस के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज है, आईएएस के अंदर ऐसा कौन सा क्लू है जो बार बार रिपीटेडली दिया है और बच्चे ने उसको गलत ही समझाई। देखो ना यार 2800 रुपए का डिस्काउंट देकर आ गया, हालांकि सिर्फ इंग्लिश की मार थी और कुछ भी नहीं है। बोल रहा है मिस्टर अली का एक कस्टमर था ये कहा था कस्टमर थे, उसके बैलेंस था 6000, उसमें से वो कितने सेटल करने आया है उसको तो किसी ने देखा ही नहीं, वो 6000 को ही पीछे पड़ गए सब, उस 6000 का कोई काम नहीं था। बैंक चेक दिया है, बैंक डेबिट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट, और आगे आपने बिल्कुल यही काम मेरे ख्याल से हमने भी करा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर देखो मुझे याद पड़ता है ये बैंक कितना 3200, 300, 3500 अपने पास लिख लो भाई। जो न्यूली स्टूडेंट आए जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसके अंदर लिख लो 6000 के आगे लिख लो इररेलेवेंट, 6000 का कोई काम नहीं है, या लिख लो इग्नोर कर देंगे, वी हैव टू इग्नोर 6000, 6000 का कोई काम नहीं है। तो सर फिर ये 6000 का कब काम आएगा? जब नेक्स्ट टाइम अली पैसे देने आएगा उस वक्त इसका जब बात होगी, अब वो को बताया नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूं भी करते हैं पेपर में, एक बात सुनना जरा ताकि तुम्हें समझ में आए, ऊपर की किसी ट्रांजैक्शन में हमने गुड सोल्ड आउट नहीं करा। तुम्हारा नाम क्या है? आलियान। एक लड़के ने कल बड़ा अच्छा सवाल किया, क्या हुआ ऊपर कोई ट्रांजैक्शन गुड सोल्ड की नहीं आई थी और अचानक एंट्री आई कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अम्मार ₹75,000। अब बच्चा परेशान है कि अम्मार पैसे क्यों दे रहा है, पिछले महीने में गुड सोल्ड आउट करे थे, वो पिछले महीने में एंट्री बन चुकी होगी। क्या बनी होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जनवरी में माल बेचा होगा और अम्मार से आपने कमिटमेंट करी कि आप फरवरी की 15 तारीख को पैसे दे देना। तुम्हारे पास जो ट्रांजैक्शन बनने आई है वो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बनने आई है। नहीं यही बात समझ में? माल कब बेचा था? इधर दिमाग रखो, जनवरी में,
और अम्मार पैसे कब दे रहा है? तो फेब वाली एंट्री सिर्फ आई है, क्या ये कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अम्मार। इसी तरह से हमने कुछ गुड्स परचेज करे थे जनवरी में, वो जब बनी होगी एंट्री, क्या बनी होगी? परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। वो एंट्री हमें नहीं दिख रही है। जो न्यूली स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसमें बड़े परेशान होते हैं, सर इसको हम पैसे क्यों दे रहे हैं, इससे पैसे क्यों आ रहे हैं, ऊपर तो कोई ट्रांजैक्शन में नहीं आया। तो याद रख लेना, पिछले महीने में हमने गुड्स सोल्ड आउट करे होंगे या कुछ गुड्स परचेज करे होंगे जो ट्रांजैक्शन बन चुकी होगी, अब वो पैसे देने आया है। पढ़ना बेटा किसका, एक और एंट्री है बिल्कुल पेबल वाली, इसी के साथ होगी। 8वीं एंट्री जरा किसकी टर्न है? तुम्हारी टर्न है, पढ़ो। 7वीं पढ़ो पहले, ये तो बहुत आसान आ गई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश, वेरी गुड बेटा। कैश होता है, चेक लिखा हुआ लाजमी होता है। अच्छा सवाल करा मुनीब ने भाई, अगर पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है, तो मतलब कैश है। चेक लिखा हुआ होना मैंडेटरी है, बाय चेक, याद रहेगा। पेड लिखा हुआ आएगा, तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान, दो उस्मान है। पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस तो कैश, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पेड ट्रांसपोर्टेशन बाय चेक कंपलसरी है, चेक लिखना कंपलसरी है। हाँ भाई नेक्स्ट पढ़ो अदला। एक सप्लायर है हमारा, सप्लायर किसे कहते हैं? वेरी गुड। दूसरा नाम मतलब क्रेडिटर्स, दोनों नाम। तीसरा नाम वेंडर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, जिस चीज का हम, एक और चीज भी इधर मेंशन करके जाऊंगा जरा वापस से, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। हाँ चलो आगे बढ़ो, क्या हुआ? तो नहीं, टोटल हमारा बैलेंस कितना था उसके पास, उसमें से हम कितने सेटल कर रहे हैं? वेरी गुड बेटा। इस चीजों की, छोटी छोटी चीजों को कर लो तो बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह। ज्यादा अच्छा है कि हम और भी टॉपिक्स, अगर ये इसमें थोड़ा सा होशियारी से और संजीदगी से थोड़ा सा कर लिया तो आगे की और भी चीजें हम पढ़ लेंगे। अकाउंट पेबल, लायबिलिटी कम हो गई, उसमें से हम कितने सेटल करने गए? 7,000। उसमें से कितना कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं? 700 का में उस 12,500 का कोई काम नहीं है, 12,500 का कोई काम। इसको थोड़ा कम करो। ये अकाउंट पेबल का नाम क्या बंदेगा? छह 7,500। लाइबिलिटी पूरी खत्म होगी, यही बनाइए एंट्री। और चेक दिया है तो बैंक, देखो चेक लिखा हुआ है। और परचेज डिस्काउंट, और परचेज डिस्काउंट का दूसरा नाम जो डिस्काउंट हमें मिले, डिस्काउंट रिसीव, जो हमें डिस्काउंट मिले। वेरी गुड। जो हमें डिस्काउंट मिला, फायदा हुआ नुकसान हुआ? रेवेन्यू। आप लोग अगर उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ उसकी जो है मीनिंग्स को देख लो तो ज्यादा बेहतर, जल्दी अकाउंटिंग आती है बानिस्बत उसको रट्टा लगाने के। अब जरा गौर से सुनना, एक चीज लास्ट, एक और चीज डिस्कस करनी है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सदर में। सदर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कारोबार स्टार्ट करा। मैंने नहीं, मतलब मिस्टर अहमद ने, मिस्टर अहमद ने हमें क्या रखा है? एज एन अकाउंटेंट। सुनो सुनो बेटा, अब ये रिपीट करोगे जो मैं पूछूंगा। हम उसमें एलसीडीज, एसी, स्प्लिट, फ्रिज, सारी वॉशिंग मशीन और सारे डिफरेंट किस्म के अप्लायंसेस बेचते हैं। जो सदर में हमने शोरूम लिया है, आज पहला दिन है बिजनेस का, उस शोरूम के अंदर हमें 2 एसी लगाने हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ यूज है, फॉर द पर्पज ऑफ, फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके अंदर 2 पंखे लगाने हैं। पंखे हम भी बेचते हैं,
लेकिन 2 पंखे मुनीब हमें पर्पसली इसलिए खरीदने हैं कि हम उसको यूज करेंगे, यानी हमारा कस्टमर आएगा, डीलिंग करेंगे। जो एलसीडी, एसी, डिस्पेंसर वगैरह जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है वो सारे हैं परचेजेस, वो सब क्या है। लेकिन एक एसी या 2 एसी पर्पसली इसलिए आए हैं जो कहां पे लगेंगे, शोरूम में, फॉर द पर्पस ऑफ यूज, तो ये एसी के नाम से डेबिट होंगे। यानी कि वो उसके नाम से रिकॉर्ड कर देना। यानी IAS 16 में तुम डिटेल में ये पढ़ोगे कि जो चीज को हम यूज करते हैं तो फिर वो अपने यूज के नाम से, अपने एसेट के नाम से आएगा। फैन हालांकि 50 पड़े हुए हैं ये बेचने के लिए, 2 फैन और लाए हो और वो तुमने लगाए सीलिंग पर, उसको तुम लिखोगे फैन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन जो 50 फैन लेकर आए हो उसको तुम लिखोगे परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। ये इधर तुम लोग आते हो, गाड़ियों के कितने शोरूम है, जितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं डिस्प्ले पर वो सारी हैं परचेजेस। लेकिन एक बात सुनो, जरा गौर से सुनना बेटा, एक चीज और इधर क्लियर कर दूं और फिर ये रिपीट कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। सपोज करो, इसको जरा अच्छी तरह कर लोगे ना तो जरा देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पता भी होगा, लेकिन जरा सा एक रिकॉल जरा देखते हैं कितना समझ में आए। हमारा गाड़ियों का शोरूम है, हम गाड़ियां बेचते हैं, खरीद के गाड़ियां बेचते हैं, यूज या न्यू जो भी है। जो हमने सर तो हमें अकाउंटिंग में कैसे पता चलेगा कि ये चीज यूज के लिए, ये चीज बेचने के लिए? पूरे सीए के अंदर, ACCA जब भी कॉमर्स की फील्ड में हो, जब भी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स, क्या लिखा हुआ है, तो वो बेचने के लिए लिया है। नहीं यही बात समझ में? भाई बच्चा फौरन काउंटर में सवाल करता है अलियान के, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गाड़ी मैंने चलाने के लिए ली है और कौन सी बेचने के लिए? बट सवाल बिल्कुल वैलिड है सर, ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ आएगा परचेज गुड्स। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा कि वो उधार में ली है या कैश पे ली है, वो बेचने के लिए ली है, तो उसको फौरन से पहले तुम टाइटल दोगे परचेजेस डेबिट। गौर से सुनना जरा, सर सपोज करो कैश में 20 लाख रुपए की कोई गाड़ी ली है, 1 लिए, 2 लिए, 4 लिए, जो भी है, 20 लाख की आपने 2-4 गाड़ियां ली, जो भी है XYZ। अब जरा गौर सुना, और अगर ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज अ कार, क्या लिखा हुआ है? परचेज एन इक्विपमेंट, परचेज अ बिल्डिंग, परचेज AC, परचेज अ कंप्यूटर, परचेज फर्नीचर, तो ये यूज के लिए लिए, तो वो आप उसके नाम से ही लिख दोगे कार डेबिट और कैश। अब इधर सुनना जरा एक और बात, 15 लाख रुपए की ली है, जब इस गुड्स को बेचोगे तो वो क्या कहलाती है? सेल्स, जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं। सर वो अकाउंटिंग में कैसे लिखा हुआ आएगा? सोल्ड गुड्स लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा? मैं कैश और उधार की बात नहीं कर रहा, असल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। ये तो अब आ गया बच्चे को, कैश पे है या उधार पर है। सोल्ड गुड्स लिखा हुआ या ऑन कैश है, तो कैश डेबिट। लास्ट बात सुनना जरा, ये जो हमने कार खरीदी है ना, अलियान बच्चा क्या बोलता है, सर क्या ये कार बिक नहीं सकती? मैंने कब बोला भाई? टीचर जल्दी जल्दी में बोलते हैं ये बिक नहीं सकते। वो भाई ये भी बिक सकती है। आपके घर के अंदर कोई AC लगा हुआ था, 2, 4, 5 साल यूज करा, इसके बाद आपने बेच दिया, तो ये थोड़ी मतलब है कि तुम्हारे घर में AC मिलते हैं, ऐसे ही तुक्के में बेच दिया यार, यूज वाली चीज थी। तो मेरा सवाल है, जब उस कार को ही बेचोगे तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कार ही क्रेडिट हो जाएगी। जब AC खरीदा तो AC डेबिट, वो यूज के लिए लिया है। 2, 4, 5 साल के बाद आपने सोचा ये पुराना AC हो गया, इसको बेच देता हूं और नया खरीद लेता हूं। तो जब भी जो चीज यूज के लिए लोगे, जो भी चीज यूज के लिए लोगे, वो अपने नाम से ही डेबिट होगी। और इसके बाद जब वो बेचेंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि सर वो कितने में बेची है और नुकसान हुआ, फायदा हो, वो तो हम अंदर जो है इन डेप्थ, इन डिटेल तुम IAS 16 के अंदर पढ़ते रहोगे। इसको बेचने पे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, वो बात की बात है।
द थिंग इज दैट कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं उसको किससे रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस। और जब उसी को बेचेंगे तो सेल्स क्रेडिट। ये याद रहेगा। और जिस चीज का हमने अपने यूज के लिए लिया है, पूरे FFR तक याद रख लो, कभी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी नॉन करेंट एसेट का नाम आ जाए टाइटल के साथ, तो टाइटल के साथ ही लिख दोगे कार डेबिट। कार की जगह पे तुम ये लिख लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या? फर्नीचर। क्या खरीदा है? परचेज फर्नीचर ऑन कैश, तो ये यूज के लिए लिया है। फिर लिखा हुआ है सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर। कभी ऐसी ट्रांजैक्शन लिखी हुई आएगी सोल्ड एंड, ये हमारा नॉर्मल रूटीन का बिजनेस, ये रैंडम ट्रांजैक्शन है। जैसे हम अपने घर में कभी कबाड़िए को जो है सारा यूज वाला सामान कभी रोज थोड़ी निकलता है यार, तो वो कभी जो बेचा है, तो याद रख लेना जब उसी फर्नीचर को बेचोगे तो कैश डेबिट करके क्या कर दोगे? फर्नीचर क्रेडिट। ये क्लियर है बेटा? कोई भी नॉन करंट एसेट लोगे तो वो आपके पास आएगा। सवाल लिख लो। हमारी 3 बजे तक क्लास है ना? जरा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, ये सवाल करके आइएगा जितने भी हो सके। और जिसके पास हैंड आउट नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, नीचे से फोटोकॉपियर से लेते हुए चले जाओ, ताकि आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जिन्होंने करके लाए, वेल एंड गुड। जो एक आध थोड़ी सी गलत थी वो हमने करेक्शन कर ली। अब जो बनेगी और ज्यादा कॉन्फिडेंस से इंशाल्लाह ताला बनेगी। तो इंशाल्लाह 3 क्लास हो गई, 2 और क्लासेस के अंदर। हाँ बेटा बोल। 6 वाली की आखिरी एंट्री पढ़ना भाई। वेरी गुड। कैश वॉज फाउंड ओवर लिख लेना। ये चीज है। अब क्या है, 1 आध 2 क्लास के बाद सारी टेढ़ी एंट्रीज ही हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज सिर्फ डिस्कस करेंगे। नॉर्मल तुमने कर लिया है। क्या होता है बिजनेस के अंदर, डेली बेसिस पे कभी कभार का मतलब नहीं, डेली बेसिस पर छोटा सा अमाउंट, कभी कैश कम हो जाता है और कभी कैश ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक अमाउंट लिमिट बंदी हुई है। ये नहीं है कि अकाउंटेंट आ रहा है, सर मजा आ गया 10,000 शॉर्ट है आज 5,000 शॉर्ट है, आज 20,000 शॉर्ट है, 100 200 50 10 20 इतना अमाउंट। तो इसके लिए लिख लो, इधर क्या लिखा हुआ है? कैश शॉर्ट, कैश वॉज फाउंड, ये लिख लेना। कैश वॉज फाउंड ओवर। कभी कभार 100-50 ज्यादा आ जाते हैं और कभी कभार कैश 100-50 कम हो जाते हैं। मैंने तो अपने बिजनेस में हमेशा कम ही देखे साले, 500 200 300। अब रात को इतनी देर हो रही है, कौन 400-500 के लिए मगजमारी करे? ये एक लेडीज बिजनेस है, कार जो बुटीक वगैरह का। तो ये 20-25 साल से पार्टनरशिप में। तो तुम्हारा भी टाइम है शादी का, उसके बाद जिन लोगों को जाना हो तो चले जाना। अच्छा जी, ये देखो है, नहीं मैं कैश शॉर्ट एंड ओवर क्रेडिट, ये जरा बताना अमाउंट। जो भाई 2 केसेस हैं। अभी समझ भाई, कैश वॉज फाउंड ओवर है ना? कितना अमाउंट है इसका जरा बताना। 300 रुपए गलती से ज्यादा आ रहे हैं। वो ये होता है कि उस वक्त सेफ में पैसे नहीं होते, और सुनो, और कोई मेहमान आए 300 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, तो जो क्या बहुत ही कम होता है कि अकाउंटेंट ने अपनी जेब से दे दिए, अपनी जेब से, और खर्चे में लिख दिया। सुन लो अगर समझना चाहो तो। और दिल में सोचा कि इंशाल्लाह शाम को जाने से पहले पहले जरूर 300 रुपए वापस निकाल लूंगा, और काश के वो भूल जाए। ऐसा होता नहीं है, सही है ना? हाँ, ये जरूर देखा है कि अकाउंटेंट को या किसी स्टाफ को भूख लगी है तो उसने कहा यार 100 रुपए देना, अभी शाम तक मैं दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? और वो शाम ही नहीं आती है, और फिर वो जो है वो हिसाब तो उसका पर्सनल है, तो वो हिसाब तो लिखा नहीं है। और जब टोटल करते हैं तो 100 200 300 हमेशा ही जो है उसकी जो है सुला देते हैं वो लोग, 300 400 500। अब क्या करें? कैश वॉज फाउंड ओवर, कैश वॉज फाउंड अंडर, दोनों लिख लो भाई, दोनों लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एंट्री। तो क्या है ये इसकी
ऑपोजिट एंट्री बनेगी। अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट को एक रखा है डमी। फॉर एग्जाम्पल कैश वॉज फाउंड अंडर 100 रुपए से, कैश को क्रेडिट कर देना। सर नेचर वाइज क्या है, अगर ओवर हो जाए मुनीब तो रेवेन्यू है, अंडर हो जाए तो एक्सपेंस है। लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। कैश वॉज फाउंड ओवर रेवेन्यू, कैश वॉज फाउंड अंडर, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा अमाउंट होता है, बहुत ही डमी, 50, 100, 200। ये नहीं रोजाना आके बोला सर आज 15,000 रुपए का फर्क आ रहा है, आज 20,000 का आ रहा है, आज सर 10,000 नहीं मिल रहे, रोजाना। ये तो इन्वेस्टिगेट, लाखों रुपए की सेल के अंदर 200 रुपए, 220, 205, 165 ऑड नंबर्स, 500 के अंदर अंदर है तो भाई चलो उसको डाल दो कैश शॉर्ट। अरे मेरा बेटा मुनीब क्या करता है, ये तो कैश बढ़ गया, इसकी टाइटल बोल रहा ना, कैश एंड ओवर अकाउंट के अंदर आएगा। इसकी नेचर नहीं बता रहा, इसकी नेचर बता रहा हूं। मुनीब क्या करता है भाई, ये तो एसेट हो गया। कैश शॉर्ट एंड ओवर की, बच्चे ने बोला सर कैश शॉर्ट एंड ओवर की नेचर क्या है, कैश की नेचर क्या हो गई मुनीब, एसेट। कैश शॉर्ट एंड ओवर अगर क्रेडिट में है तो रेवेन्यू है, अगर कैश शॉर्ट एंड ओवर का अकाउंट का बैलेंस किस में पड़ा हुआ है तो इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा। दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, एक इनकम में जाएंगे, एक एक्सपेंस में जाएंगे। ये नेक्स्ट देखो, ये जनरल का क्वेश्चन नंबर 1, 2, पेज नंबर 3। जल्दी आओ बेटा, पेज नंबर 3 अलियान, पेज नंबर 3 पे जनरल में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके आओगे। 1, 2, 3 ये किसका हैंड आउट था बेटा?